सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस में जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सब कर रहे थे। बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो चुका है। अलजेब्रा का हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, तो उसको कर रहे हैं। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री करके कैलकुलस चालू करेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा पोर्शन है, मतलब ज़्यादा सवाल नहीं आते उससे मेंस में, तो उसको पहले करके फिर कैलकुलस शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसा आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो करते ही। चलिए देखिए, A coin is tossed 3 times, तो आउटकम कैसा होगा? हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल और हेड हेड टेल, ये 4 हुए। फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल एच टेल, फिर टेल टेल टेल। Let x denotes the number of times a tail follows a head, है ना? नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स फॉलोज हेड, तो ये x हो गया, ये p ऑफ x हो गया। तो यहां पे होता है क्या है? नहीं, तो इसकी क्या है, यहां पे वैल्यू क्या देंगे? x की 0। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 1/8। यहां पे आता है क्या? टेल हेड के बाद आता है तो 1, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। यहां पे आता है क्या? हाँ आता है, तो यहां पे भी देखेंगे 1, प्रोबेबिलिटी 1/8। यहां पे आता है क्या? यस आता है, तो 1/8। फिर यहां पे आता है क्या? नहीं आता, तो 1/8। यहां आता है क्या? हेड के बाद टेल, नहीं आता, 1/8। यहां आता है हेड के बाद टेल, यस आता है, 1/8। फिर लास्ट आखिरी में आता है क्या? नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, तो कितना? इसको 0 दे देंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। ठीक, तो 1 2 3 4 में ऐसा हो रहा है कि हेड के बाद टेल आ रहा है। उन चारों को कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो मतलब तुरंत एक बार आ रहा है तो उसको 1 दे दिए, और जिसमें नहीं आ रहा है उसको 0 दे दिए। तो सबसे पहले अपन म्यू निकालेंगे। म्यू मतलब होता है ई ऑफ एक्स। तो कैसे निकालते हैं? दिस इनटू दिस। ये 0 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये भी कितना हो गया? 1/8 हो गया, ये भी कितना हो गया? 1/8 हो गया, ये भी कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो कितने बार 1/8 आ गया? 4 बार, तो 4 × 1/8 यानी 1/2। ठीक, ये हो गया म्यू। अब अपने को निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इस बार क्या करना है? इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कुछ बदलने वाला है क्या? नहीं, तो कितना हो जाएगा? 1/8, 1 स्क्वायर इंटू 1/8, 1 स्क्वायर इंटू 1/8, 1 स्क्वायर इंटू 1/8 और 1 स्क्वायर इंटू 1/8। तो सब 1/8 ही बनेगा। और माइनस मीन का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर। ये पूरा सब कितना होता है? ये होता है 1/2, और ये कितना होता है? -1/4। दोनों मिलकर कितना बनेगा? 1/4। तो क्या बन गया? वेरिएंस। ओके, अब हमसे क्या पूछा है? 64 इंटू म्यू प्लस वेरिएंस। 64 म्यू कितना है? 1/2। वेरिएंस कितना है? 1/4। वो कितना निकला? 1/4 निकला। ठीक, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 64 इंटू 3/4। तो 4 कितने जा? 16 जा। 16 इंटू 3 कितना? 48। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ओके, तो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज ना थोड़ा ट्रिकी है। तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स फॉलोज हेड। कितने बार टेल्स फॉलोज हेड? हेड के बाद टेल्स कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो वहां पे 1 लिखो, और जिसमें नहीं आ रहा है उसमें 0 लिखो, और सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1/8 ही होगी। ओके, क्लियर है? बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। 2 balls are selected at random 1 by 1, एक के बाद एक, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग, एक बैग है, बैग B1 बोल दिए, उसमें कितने वाइट है? 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। If the probability that first selected ball is black, given that second ball is also black, मतलब ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया बच्चों, कि सबने को पता है कि सेकंड बॉल ब्लैक है। सेकंड बॉल क्या है? ब्लैक है। आपको बताना है कि फर्स्ट भी ब्लैक होगा। ठीक, तो देखिए सेकंड बॉल ब्लैक कितने तरीके से हो सकती है उसको नीचे लिखेंगे, और
फर्स्ट ब्लैक और सेकंड ब्लैक बॉल ब्लैक दोनों जो इकट्ठा होगी उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो 4/6/10, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हैं वो भी ब्लैक हो, वो क्या होगा 5/9 प्लस फर्स्ट बॉल व्हाइट हो 4/10, सेकंड बॉल ब्लैक 6/10। तो ये क्या हो गया, नीचे हम लोग क्या लिखे, जो चीज हो चुकी है वो क्या है, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल ब्लैक। अब ऊपर क्या लिखना है, फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकंड बॉल ब्लैक, दोनों चीज लिखनी है। मतलब कौन से रास्ते का कंट्रीब्यूशन, ऊपर वो लिखना है कि फर्स्ट भी ब्लैक और सेकंड भी ब्लैक। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक वाले कौन सा है, ये 6/10 इंटू 5/9। ओके, बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6 5 30/90 प्लस 24/90, ये क्या है 30/90 इंटू 54/90, ये दोनों कट गया, 6 5 और 6 9 तो कितना आया 5/9। तो MIN की वैल्यू आ गई 5/9। दोनों का GCD 1 है, यस 1 है, तो दोनों का सम कितना होगा 5 + 9 दैट इज 48। ठीक, तो ये बेस थ्योरम का सवाल है। क्या किया सबसे पहले, सेकंड बॉल ब्लैक है ये पता है, फर्स्ट ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो सेकंड बॉल ब्लैक कितने तरीके हो सकती है, इसको नीचे लिख दिए और ऊपर उस रास्ते का जिसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों ब्लैक है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दी, बस खत्म। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। P of A and B, नहीं, if A and B are two events such that P of A intersection B, तो मैं ऐसे क्वेश्चन ना वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या बनाने की सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, वेन डायग्राम। तो ये A हो गया, ये B हो गया, A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला हिस्सा, ये कितना है 0.1। तो बच्चों क्या करते हैं अपन, इतने से हिस्से को A नाम दे देते हैं, इतने से हिस्से को B नाम दे देते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला इसको C नाम दे देते हैं और जो बाहर है उसको D नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से हमको क्या दिया है, C बराबर 0.1। अब P of A by B and P of B by A are the roots of this equation। तो इस इक्वेशन के पहले रूट्स निकाल लेते हैं। तो क्या है भाई, 12x² - 7x + 1 = 0। तो 12x² - 4x - 3x + 1 = 0। तो दो ब्रैकेट बनेंगे, एक 4x - 1 और एक 3x - 1। तो एक x होगा 1/4 और एक x होगा 1/3। तो ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं अभी के लिए। तो P of A by B = क्या होगा बच्चों 1/4। P of A by B होता क्या है, नीचे लिखेंगे हम लोग P of B, नीचे लिखेंगे क्या हम लोग P of B, ऊपर लिखेंगे बच्चों हम लोग P of A इंटरसेक्शन B = कितना 1/4। ठीक ठीक, P of A इंटरसेक्शन B कितना था 0.1 मतलब 1/10, P of B = 1/4। तो यहां से पता चला P of B कितना है 4/10 यानी 0.4। अब इसके हिसाब से P of B क्या होता है B + C, तो B + C = 0.4। तो C कितना था 0.1, तो B कितना निकला 0.3। इसको भी इक्वेशन 2 बोल दो। फिर अगला एक और दिया था P of B by A = 1/3। तो इसको लिख सकते हैं P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A = 1/3। तो ये क्या है 0.10 0.1 तो 1/10, P of A = 1/3 लिख दिए। तो यहां से P of A कितना निकला 0.3। P of A 0.3 है, मतलब किसका किसका सम है, वो A + C का सम है। किसका सम है A + C। तो A + C = 0.3, C कितना है उसमें 0.1, तो A कितना निकलेगा 0.2। ओके ठीक, अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहे हैं। सब चीज तो निकाल दी हम लोगों ने, क्या क्या निकाल दिया देखो एक बार, इसको मिटा रहा हूं। देखिए ये निकाल दिया हमने 0.2, ये निकाल दिया हमने 0.1, ये निकाल दिया हमने 0.3, टोटल मिलकर कितना हो गया 0.6। तो बाहर कितना होगा 0.4, D होगा 0.4। अब पूछा क्या है P of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं P of A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 - P of A इंटरसेक्शन B
P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 0.1, तो कितना होगा 0.9, न्यूमरेटर निकला 0.9। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है P ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A और B में जो सब चीज है, तो क्या है 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.6, तो 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर निकला है 0.9, डिनोमिनेटर निकला है 0.4, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 9/4, दोनों को डिवाइड कर देना है तो कितना आएगा 9/4। तो ये बिल्कुल सिंपल सा वेन डायग्राम रिलेटेड सवाल था, होपफुल समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या बोल रहा है, वन डाई हैज फेसेस, टू फेसेस मार्क्ड, तो डाई 1 लिख लो, उसमें कितना कितना फेसेस है, यहीं लिख देता हूं डाई 1, क्या क्या फेसेस है 2 फेसेस, 2 बार 1 है, 2 फेसेस मार्क्ड 2 है, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 4 है, ऐसा डाई है, मतलब नॉर्मल डाई नहीं है। फिर डाई 2 भी है, उसमें एक फेस को 1 है, 2 फेस को 2 है, 2 फेस 3 है और एक 4 फेस 4। The probability of getting a sum of 4 and 5, तो probability of getting sum of 4 and 5, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे जो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होगा वो 36 होगा, 2 डाई है तो। अब तुम ये देखो कि सम 4 या 5 कैसे बनता है, इस 1 के साथ कितना बनेगा, एक 1 3 से बनेगा, एक 1 3 से बनेगा और एक 1 4 से बनेगा, ये 3 तरीके से इस 1 के साथ हमारा क्या बन सकता है सम 4 या 5। तो इस 1 से 3 तरीके से, इस 1 से भी कितने तरीके से 3 तरीके से। अब ये 2 के साथ कितने तरीके से बन सकता है, 2 2 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 2 एक तरीका, 2 2 दो तरीका, 2 3 3 तरीका, 2 3 4 तरीका। तो इससे भी कितना बनेगा 4, तो इस 2 से भी कितना बनेगा 4। अब ये 3 से कितना बनेगा 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा और 3 2 बनेगा, 4 और 5 चाहिए, तो कितना तरीका 3 तरीका। 4 से कितना बनेगा 4 1 बनेगा, कितना तरीका 1 तरीका। तो टोटल काउंट करो, 3 + 3 6, 6 और 8 14, 14 और 3 4 1 है ना, 14 और 3 नहीं 4 4 8 नहीं 3 3 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17 + 1 18, तो कितने बन गए 18। बस ये बिल्कुल 9वीं 10वीं जैसा सवाल है, तो कितना होगा आंसर 1/2, ऑप्शन बी। ओके बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बोर्ड ऑफ 16 स्क्वायर्स इज शोन इन फिगर, तो बच्चों इस पे 16 स्क्वायर नहीं है, तो मैं बना देता हूं 16 स्क्वायर वाला बोर्ड, है ना। इसमें कितने स्क्वायर डालने हैं 16 स्क्वायर, तो कितनी लाइनें खींचूंगा 1 2 3 1 2 3, तो अब ये टोटल कितने स्क्वायर बन गए 16 स्क्वायर बन गए। ठीक, आउट ऑफ दिस 16 स्क्वायर 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम, 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम, तो नीचे लिखेंगे 16C2, नीचे क्या लिखेंगे हाँ 2 स्क्वायर्स 16 में से 2 स्क्वायर चुने तो 16C2। प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो कॉमन साइड, उनके कॉमन साइड नहीं होना चाहिए। तो अब पहले देखो इस रो के लिए ये दोनों कॉमन वाले हैं, पहले कॉमन वाले निकाल लेते हैं, उस पर टोटल 1 में से माइनस कर देंगे, उसको क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड 1 माइनस कॉमन वाले जितने होंगे उसको कर देंगे, तो नॉन कॉमन वाले आ जाएंगे। तो ये दोनों कॉमन है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में कितने पेयर आए 3 पेयर, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल में 3 पेयर आए, ये भी 3 पेयर, ये भी 3 पेयर, ये भी 3 पेयर, तो हॉरिजॉन्टल में कितने पेयर आए 3 पेयर, हर रो में 3 पेयर आए, तो कितने रो हैं 4, तो 4 × 3, तो ऐसे 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 लोगे तो 12 पेयर होंगे जिनमें एक साइड कॉमन आएगा। ऐसे में देखो ये कितने आए
वर्टिकल में भी देखोगे तो कितने पेयर आएंगे, 3 ही पेयर आएंगे। ये दोनों उठाओगे तो एक साइड कॉमन, ये दोनों उठाओगे तो एक साइड कॉमन, ये दोनों उठाओगे तो एक साइड कॉमन, ऐसे 3, ऐसे कितने हैं, वो भी कितने हैं, 4। तो इतने पेयर हैं जहां पे एक ना एक साइड कॉमन है। आराम से इत्मीनान से सोचिए, वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए, नहीं तो मैं क्या बोला। ऐसे उठाओगे तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो ऐसे रो में 3 पेयर, तो हर रो में ऐसे 3 पेयर, तो 3 इंटू 4 12 हुआ। अब ऐसे भी लोगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो सेकंड वाले में भी ऐसे 3 आएगा, वैसे 4 वर्टिकल कॉलम है तो 4 इंटू 3, तो देखिए कितना होता है 1 माइनस, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 16 C2, तो 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, तो 1 माइनस 24, ये कितना हुआ 8, कितना 120, 1/5, तो कितना आएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर बी कितना आएगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। A and B alternatively throw a pair die. A wins if a sum of 4. तो probability of A winning sum of 5, sorry, sum 5 कैसे बनेगा, 1 4 4 1 2 3 3 2। और कोई तरीके से सम 5 बनता है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने क्या होगी 4/36 यानी 1/9। B थ्रोस सम ऑफ 8, तो B कैसे में जीतता है, सम ऑफ 8, सम ऑफ 8 कैसे बनेगा 2 6 6 2 5 3 3 5 और 4 4। बी के जीतने के चांस क्या होंगे 5/36। ओके, अब अगर वो बी का पैसा दोनों पासा फेंकना खेल रहे हैं, तो अगर ए का सम 4 आ जाता है, सम 5 आ जाता है, तो ए जीत जाता है, बी का सम 8 आ जाता है तो बी जीत जाता है, जिसका पहले आता है वो जीत जाता है। If the probability that A wins if A makes first throw, तो A जीते, probability of A winning, अगर A पहला थ्रो करे तो भाई कैसे जीतेगा, केस नंबर 1 कि पहले बार ही फेंके और जीत जाए, तो जीते पहली बार में ही जीत जाए तो क्या होगा 4/36। केस नंबर 2 पहली बार में हार जाए A 32/36, दूसरी बार में B हार जाए और तीसरी बार में A जीत जाए। भाई ए को ही जिताना है, ए हारे बी हारे ए जीते, यही करना है आप लोगों को, बार बार ए को ही जिताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरीके से तो ए जीत सकता है। तीसरा तरीका क्या होगा, ए हारे बी हारे फिर ए हारे फिर बी हारे और फिर ए जीत जाए, तो ऐसे तो चलते ही जाएगा। कितने बार, अनगिनत बार। कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब पहले ए हारे फिर बी हारे फिर ए हारे फिर बी हारे फिर ए हारे फिर बी हारे फिर ए जीत जाए, ऐसे करके कितने बार हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म क्या है 4/36 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 32/36 इंटू 31/36। अब इसको कैलकुलेट करना है, ऑप्शन मैच करके टिक लगाना है। चलिए करें, तो 4/36 ये क्या होगा, काट देते हैं, थोड़ा छोटा जाएगा, 4/9 है ना, तो ये एलसीएम आएगा 9 इंटू 36, यहाँ आएगा 9 इंटू 36 माइनस 4 इंटू 31 है ना, 4 नहीं भाई ये 8 होगा, 8 इंटू 31, तो 36 से 36 कैंसिल, 36 इंटू 9, तो 9 6 54, 5 यहाँ, 9 3 27 प्लस 4 324, ये तो ठीक है। क्या आया नीचे 324 माइनस 31 इंटू 8, 31 इंटू 8, 8 8 3 24, 248 डिवाइड बाई, यहाँ 9 है और यहाँ पे है 4, ठीक है, न्यूमरेटर में है 4, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 324 माइनस 248 है ना, तो 4 तो आ जाएगा नीचे 6 है ना, फिर ये 11 तो आ जाएगा 7, तो ये कितना आएगा 76, और ऊपर क्या जाएगा 4 इंटू 9, तो किससे जा रहा है
2 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में 2 था, 2 के टेबल में 38 था, 2 के टेबल में 1 था, 2 के टेबल में 19 था, तो कितना है 9/19। कितना है बच्चों 9/19। ऑप्शन बी। बस कैलकुलेशन आराम से कीजिए, बाकी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सर में आ गया होगा। ये भी प्रोसीजरल क्वेश्चन है, हर मॉड्यूल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इफ ए एक मैट्रिक्स है विथ एंट्रीज आइदर, तो ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हम A11, A12, A21 और A22 डालते हैं, जिसमें क्या है 0 या 1 है, दोनों में से इसके अलावा कुछ ना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पहले तो नीचे क्या आएगा, सैंपल स्पेस में नीचे क्या आएगा, ये देख लो। इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, क्यों 0 या 1 दोनों साथ सकते हैं। इस तरीके को भरने के कितने तरीके हैं, 2। इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसको भरने के कितने तरीके, 2। सबको 2 भरने के तरीके है, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पावर 4, तो नीचे आने वाला है 16। अब ऊपर क्या आने वाला है, इन्वर्टिबल बनाना है, मतलब डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कितने जगह कितने तरीके से डिटरमिनेंट 0 होता है उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। डिटरमिनेंट 0 कैसे होगा, 1 1 1 1 यूज कर दिए, एक तरीका। फिर दूसरा 0 0 0 0 यूज कर दिए, दूसरा तरीका। ये 2 तरीके हो गए जिससे डिटरमिनेंट 0 होगा। अब 1 1 0 0 यूज कर दिए, है ना, एक रो को, एक पूरे रो को 0 कर दिया, एक तरीका। इधर भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, इस पूरे रो को 0 कर दिया, इधर भी डिटरमिनेंट आएगा 0। इन दोनों को 0 कर दिया, कॉलम को 0 कर दिया, एक एक करके अल्टरनेट, तो भी 0 आएगा। तो ऐसे कितने तरीके हुए, 4 तरीके। और कोई तरीका है, अगर मैं या तो चारों के चारों 1 यूज करूंगा तब आएगा 0, या चारों के चारों 0 यूज करूंगा तब आएगा 0, या तो एक रो पूरा 0 हो या तो एक कॉलम पूरा 0 हो, तो वो वहां से 4 और 2 6। और कोई तरीका है, नहीं। और कोई तरीका है 3 1 यूज करके क्या डिटरमिनेंट 0 आ सकता है, नहीं। 3 0 यूज करके डिटरमिनेंट 0 आ सकता है, यस आ सकता है। क्या 3 0 और 1 1 यूज करो, तो इससे कितने तरीके से डिटरमिनेंट 0 आएगा भाई, एक ये तो कहीं भी यूज कर सकता हूं ना, चारों पोजीशन पे। कहां चारों में से कोई भी एक पोजीशन पे 0 यूज कर सकता हूं, तो इससे कितने निकलेंगे, 4। तो डिटरमिनेंट 0 कितने तरीके से आया, 4 4 8 2 10 तरीके से 0 डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो टोटल 16 तरीके हैं, जिसमें से 10 तरीके से डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट 0 कितने तरीके से नहीं आएगा, 6 तरीके से। तो 6/16 यानी 3/8, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बस यही करना था, आराम से एक एक करके काउंट कर लिए। अगर आपको तेज लगाओ तो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 7 गुड वंस। तो एक बैग होगा जहां पे 3 डिफेक्टिव है और 7 गुड है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम बाय लुकिंग, देखते साथ ही नहीं बता सकते। इफ 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एंड x denotes the number of defective oranges, तो पहले वेरिएंस निकालने बोल रहा है। तो भैया x और p of x, तो आप 2 निकाल रहे हो, कितने ऑरेंजेस निकाल रहे हो, 2 ऑरेंजेस। तो या तो 0 डिफेक्टिव ऑरेंजेस हो, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नीचे लिखोगे आप लोग 10C2, है ना, नीचे लिखोगे 10C2, ऊपर लिखोगे दोनों के दोनों गुड से आने चाहिए 7C2। फिर एक डिफेक्टिव हो सकता है, तो एक डिफेक्टिव से निकले 3C1 और एक गुड से निकले 7C1 और नीचे आ जाए 10C2। ओके, फिर 2 के दोनों डिफेक्टिव निकल सकते हैं, तो वो किससे निकले, दोनों के दोनों डिफेक्टिव वाले से निकले 3C2, नीचे क्या आ जाए 10C2। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इससे हमको वेरिएंस निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, वेरिएंस। वेरिएंस होता है बच्चों e of x स्क्वायर माइनस e of x का होल स्क्वायर। तो e of x पहले निकाल लो, दिस इंटू दिस प्लस 1 इंटू, तो 1 इंटू 3C1 होता है 3, 7C1 होता है 7, 10C2 होता है 10 इंटू 9/2 45 प्लस
2 इंटू 3c2 होता है 3 10c2 होता है 45। तो ये होगा e ऑफ x। कितना निकल रहा है 6 प्लस 21 27/45। 9 के टेबल में 3 जा, 9 के टेबल में 5 जा, तो e ऑफ x कितना आया 3/5। अब अगला निकाल लेते हैं e ऑफ x स्क्वायर। तो क्या करना रहता है इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ कोई सेंस नहीं, यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं, यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं। यहाँ पे 4 इंटू 3/45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 21 प्लस 12 33/45 है ना। 21 प्लस 12 33/45। अब वेरिएंस के फॉर्मूले में रख दो 33/45 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 11/15। 11/15 माइनस 9/25। एलसीएम कितना आएगा 75। यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 33 हो जाएगा। यहाँ क्या मल्टीप्लाई, ये यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये 55 हो जाएगा। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 28/75। तो ये क्या हो जाएगा वेरिएंस 28/70। ऑप्शन ए। कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल था, है ना। क्या किया e ऑफ x इस फॉर्मूले में रख दिया। ओके, बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। If two numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural numbers, the probability that I का power k1 plus I का power k2 is non-zero। भैया ये 4-4 का सेट होता है। कितने का सेट होता है 4-4 का सेट। मतलब I का जो पावर साइकिल होता है ना वो 4 का होता है। I का पावर I 1 होता है, I का पावर 2, I का पावर I होता है, सॉरी I का पावर I का पावर 1 I होता है, I का पावर 2 -1 होता है, I का पावर 3 -I होता है, I का पावर 4 वापस 1 होता है, फिर I का पावर 5 वापस I होता है, I का पावर 6 -1 होता है, I का पावर 7 -I होता है, I का पावर 8 वापस 1 होता है। तो कितने का साइकिल होता है 4-4 का। तो अब ऐसा सोचो कि 4-4 के नेचुरल नंबर से हमको चुनना है, 4 का सेट है उससे चुनना है अपने को, ठीक। तो नॉन जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 माइनस ऑब्टेनिंग जीरो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ऑब्टेनिंग जीरो। तो पहले नीचे क्या लिखूंगा K1 को भरने के कितने तरीके हैं। आप 4-4 नेचुरल नंबर को ऐसा मत सोचो कि इनफाइनाइटली नेचुरल नंबर है, क्योंकि 4-4 के रिपीट हो रहा है ना, 4-4 में उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। तो आप 4 ही नेचुरल नंबर है मान लो। तो K1 को भरने के कितने तरीके हैं 4, K2 को भी भरने के कितने तरीके हैं 4। नीचे सैंपल स्पेस में तो कुछ भी भर दो यार। अब जीरो कितने तरीके से होगा देखो बच्चों, I का पावर 1 हो और I का पावर 3 हो, ये तरीका होगा। एक तो ये होगा ना जिससे जीरो होगा 3 और 1। दूसरा क्या होगा ये 1 हो ये 3 हो, ये 3 हो ये 1। ये कितने तरीके हुए 2 तरीके हुए। प्लस फिर I स्क्वायर हो, I का पावर 4 हो, I का पावर 4 हो, I स्क्वायर, ये भी कितने तरीके होंगे 2। तो बस हो गया। और कोई तरीका है नहीं। और कोई तरीके से अगर आप यहाँ 3 ले लिए यहाँ 2 ले लिए थोड़े जीरो हो जाएगा, और किसी तरीके से जीरो नहीं होगा। तो टोटल कितने तरीके से जीरो होगा 2 और 2 4 तरीके से। तो यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये दोनों होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये फिक्स है। ये भरूंगा तो जीरो होगा, ये भरूंगा तो जीरो होगा, ये भरूंगा तो जीरो होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे कितने बने 4। तो 1 माइनस ये 4/16 मतलब 1/4, तो कितना है 3/4। तो प्रोबेबिलिटी रेट नॉन जीरो कितना होगा 3/। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये बैग B1 कंटेन्स, बैग B1 है उसपे कितने बॉल है 6 व्हाइट 4 ब्लू। एक बैग B2 कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ब्लू। एक बैग B3 कंटेन कितना भाई 5 व्हाइट 5 ब्लू। इफ वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो बैग भी सिलेक्टेड एट रैंडम, तो बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द बॉल इज व्हाइट, व्हाइट अगर है, ये पता है कि हमको व्हाइट है, मतलब बेस थ्योरम का सवाल लग रहा है बच्चों, ये पता है कि हमको व्हाइट है। आपको बताना है कि बैग
B2 से निकला होगा। तो भैया नीचे लिखेंगे व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी और ऊपर लिखेंगे B2 के रास्ते व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, इस रास्ते व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले बैग चुनना 1/3, उसमें से व्हाइट बॉल चुनना 6/10 प्लस पहले बैग चुनना 1/3, उसमें से व्हाइट बॉल व्हाइट बैग चुनना 4/10, पहले तो बैग चुनना 1/3, उसमें से व्हाइट बॉल चुनना 4/10। ये नीचे लिख दिया हम लोग टोटल क्या? व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको किस रास्ते से चाहिए? B2 से चाहिए, मतलब बीच वाले रास्ते से चाहिए। तो क्या लिखोगे? 1/3 इंटू 4/10। तो देख लो, आप कैलकुलेट कर लो। ये ऊपर हो गया 4/30, नीचे हो गया 6 + 4 + 5 15/30। तो कितना आया? 4/15, ऑप्शन ए। ठीक, तो सिंपल सा बेस थ्योरम का सवाल था, एकदम जनरल सवाल था। ये भी ऐसा बोल सकते हैं, बोर्ड लेवल ही बोल सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। If S be the set of all words that can be formed by arranging the letters of the word garden, garden, सारे के सारे लेटर्स अलग हैं, तो पहले से सैंपल स्पेस कितना होगा? कितने लेटर्स बन सकते हैं? सारे के सारे अलग हैं, 6 है, तो कितने? 6 फैक्टोरियल। If one word is selected at random, एक वर्ड को चुन रहे हैं, the probability that the word will not have vowels in alphabetical order, इसका मीनिंग क्या होता है? इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? मतलब वॉवल्स कितने हैं? यहाँ पे 2 ही हैं, ए और ई। उनका वो एक ऑर्डर में नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पे ए हो, फिर जी हो, फिर ई हो, फिर आर हो, फिर डी हो, एन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ए के बाद ई नहीं आना चाहिए, ए के बाद ई नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आजू बाजू ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए इधर हो, जी अलग हो, आर हो, डी हो, एन हो, ये भी अलाउड नहीं है। मतलब ए के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद ए आएगा वो चलेगा, ई हो या जी हो फिर ए हो ये चलेगा, फिर आर हो फिर डी हो फिर एन हो ये चलेगा। तो याद रखिए ए के बाद ई नहीं आना चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ए के बाद ई आ रहा है वो लिखेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 - ए के बाद ई आए, क्या है बच्चों? ए के बाद ई आए, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मेरे पास कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से पहले 2 जगह चुनूंगा जहां पे मैं ए और ई को बैठा लूंगा। उसको बैठाने के कितने तरीके? एक ही तरीके। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर फिक्स है, ए के बाद ही ई आना चाहिए। तो कोई भी 2 जगह चुना गई, वहां पे ए के बाद ई बैठा दिया। फिर बच्चे कितने लोग? 4 लोग, 4 जगह कितने तरीके से बैठाऊंगा? 6 फैक्टोरियल। तो क्या होगा आंसर? 6c2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 - 6c2 होता है बच्चों 15, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 तो 15 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसके नीचे लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया, 15 2 जा, तो 1 - 1/2 तो कितना है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2। आधा चांस है कि वॉवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना। बाकी आप सीधा भी कर सकते थे, आधा आधा आया तो सीधे से भी आंसर आ जाता। चलिए देखिए, ए बैग 1 एक बैग है, उसमें कितने व्हाइट बॉल? 4 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। एक बैग 2 है, उसमें कितने व्हाइट बॉल है? n व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर्स टू बैग 2, एक बॉल यहां से निकाल के यहां डालते हैं, एंड देन जब डालते हैं उसके बाद ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, उसके बाद बैग 2 से बॉल निकालते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इज 29/, उसके बाद व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 29/45। तो n की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी एकदम मतलब नॉर्मल सवाल है। पहले एक कैसे हो सकता है कि यहां से व्हाइट बॉल निकल के इसमें जाए और फिर यहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बनानी है। यहां से व्हाइट बॉल निकल के इधर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। ठीक, फिर यहां पे अब कितनी व्हाइट बॉल हो जाएगी? n+1। यहां से व्हाइट बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n+1 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स कितनी होगी? n+4।
प्लस। एक केस ये होगा कि यहां से ब्लैक बॉल निकले, यहां से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। यहां ब्लैक बॉल, तो अब यहां ब्लैक बॉल कितनी होगी 4, और व्हाइट बॉल कितनी, अब यहां से क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है व्हाइट बॉल ही निकालनी है, तो यहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी n/n+4। ये सब की वैल्यू कितनी दी है 29/45, तो 29/45 इज इक्वल्स टू 4n+4 डिवाइड बाई 9 इंटू n+4 प्लस 5n/9 इंटू n+4। तो ये काट देते हैं 995, ठीक। तो 29 इधर चला गया, n+4 एलसीएम लेके भेजा हूं, ऐसा मत सोचिएगा बिना एलसीएम लिए भेज दिए। 5 इंटू कितना होगा 9n+4, तो 29 होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 116 होता है ना। 29 116, और 5 ये हो गया 45n प्लस ये कितना 20, ये इधर जाएगा कितना होगा, ये उधर चला गया, तो 26 ये हो जाएगा 16n, और ये हो जाएगा 96, तो n बराबर कितना है 6। n की वैल्यू क्या है 6, कितनी बॉल्स है 6, ठीक। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, पहले एक बॉल गई फिर दूसरी बॉल गई। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है सवाल, लेट A बी ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, उसमें 0 और 1 आते हैं। तो ऐसा सवाल अभी देखे ना यार, A11 A12 A21 A22, अब भी थोड़ी देर पहले देखे, इस पे 0 और 1 ही एंट्री होती है। लेट द रैंडम वेरिएबल x नोट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A व्हेन द वेरिएंस। तो बच्चों वेरिएंस निकालने बोला है, तो वेरिएंस के लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। x क्या है, वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक। तो इधर x ले लिए, इधर p ऑफ x। तो डिटरमिनेंट क्या क्या आ सकता है 0 और 1 यूज किए तो, एक हो सकता है कि डिटरमिनेंट मेरा 0 आए, एक ही हो सकता है डिटरमिनेंट मेरा 1 आए, एक ही हो सकता है कि डिटरमिनेंट मेरा -1 आए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो 0 कितने तरीके से आता है, वो भी मैं थोड़ी देर पहले बताया, 10 तरीके से 0 आता है। फिर से देख लेते हैं, फिर से बता देता हूं कैसे आएगा। चारों 1 यूज कर लिए, एक तरीका, चारों 0 यूज कर लिए, 2 तरीका, ठीक। फिर 3 0 और 1 1 यूज की, ऐसे 4 बन सकते हैं। कैसे, 1 को यहां डाला, एक बार यहां डाला, एक बार यहां डाला, एक बार डाला, बाकी सब जगह 0 डाला, तो ये कितने हो गए 4। फिर एक रो 0 हो या फिर एक पूरा कॉलम 0 हो, तो ऐसे भी कितने बनेंगे 4। कैसे, ये 1 1 0 0 और ये 0 0 1 1, वैसे 1 1 0 0, तो ये भी कितने बने 4। तो 4 + 4 1 और 2 टोटल कितने बने 10 तरीके होंगे जहां पे ये 0 होगा। तो 10/16, क्यों बाई 16, क्योंकि हर पोजीशन को ऐसे सैंपल स्पेस बनाने के लिए हर पोजीशन को इतने तरीके से भर सकता हूं, 2 तरीके से, 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0, 10/16। अब 1 कैसे कैसे आएगा वो देखिए। 1 के लिए भाई एक सारे 0 यूज करने से बना सकता है क्या, नहीं। एक 1 3 0 यूज करने से बना सकता है क्या, नहीं। 2 1 यूज करने से बनाएगा, तो 1 1 0 0, एक ये तरीका। और कोई तरीका है 1 लाने का, 2 1 यूज करके क्या 1 लाने का, डिटरमिनेंट 1 लाने का कोई और तरीका है, नहीं। फिर और कैसे आ सकता है 1 1, यहां 1 और 1 तो होना ही चाहिए, यहां 1 आ जाए यहां 0 आ जाए, एक तरीका ये है। और ये 1 1 1 0, यहां 1 और यहां 0 आ जाए, एक तरीका ये है। तो ऐसे कितने तरीके बने, और कोई तरीका है, नहीं। चारों 1 यूज करके 1 आ सकता है क्या, नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 3/16 भाई, टोटल हो गया 10 3 13 16 थे टोटल, तो बचे हुए वो भी कितने तरीके होंगे -1, 3/16। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे ही बना के आप लोग -1 के लिए भी देखें, ओके। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन गया। क्या बना भाई, एक बार यहां पे भी बना देता हूं। डिटरमिनेंट्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 -1, 0 होने की प्रोबेबिलिटी 10/16, 1 होने की प्रोबेबिलिटी 3/16, -1 होने की प्रोबेबिलिटी 3/16। अब हमसे क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस मतलब क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। पहले e ऑफ x निकालना पड़ेगा, तो वो 0 इंटू ये करने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 3/16
प्लस -1 इंटू 3/16। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये तो कुछ नहीं हो गया, तो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब e ऑफ x स्क्वायर भी निकाल लेता हूं लगे हाथ। तो 0 स्क्वायर इंटू ये कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 स्क्वायर इंटू 3/16 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 3/16। तो कितना हुआ? 3/16 प्लस 3/16, 6/16 यानी 3/8। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/8 और ये हो जाएगा 0। तो ये वेरिएंस ही होता है ना, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, और सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3/8। तो ऑप्शन क्या? सी। ठीक। तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों इतने ही सवाल आए थे, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं बोलूंगा इस साल प्रोबेबिलिटी ऑन द इजियर साइड था। एक आध सवाल को छोड़ दो, कौन सा सवाल छोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी सवाल मत छोड़ो, सारे के सारे सवाल डुएबल थे, बढ़िया थे। और ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी में कठिन सवाल नहीं बन सकते। अगर कठिन सवाल देखने हैं तो मैंने जितने भी मतलब कठिन सवाल पॉसिबल हैं पिछले 3-4 साल के, उन सबका एक वीडियो बनाया है जो आपको प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे जाके देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपन पूरा अलजेब्रा खत्म किए हैं, जहाँ पे हम लोग ने अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो फलाना ठिकाना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सबका सब बना लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी बना ली है। अब हम लोग बनाएंगे एक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 2-4 सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते। उसके बाद कैलकुलस पोर्शन, उसके बाद वेक्टर 3D करेंगे, उसके बाद हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सब चीज, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।